आज की ऑनलाइन क्लास में हम जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का जो अपना पाठ चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले की कक्षा में हमने पढ़ लिया जनसंख्या के बारे में कि एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में निवास करने वाली आबादी को जनसंख्या कहते हैं। संसाधन किसी मानवीय संसाधन, तो मानव भी एक संसाधन के रूप में काम करता है। जैसे जापान के नागरिकों ने अपने देश की उन्नति जो है वो अपनी कर्मठता के आधार पे की है। अब जनघनत्व किसे कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली आबादी जो है वो जनघनत्व कहलाती है। स्थानिक वितरण आकार और क्षेत्र के अनुपात में जो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है उसे स्थानिक वितरण कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप किस तरह से है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अधिकांश आबादी जिसमें 85% उत्तरी गोलार्ध में रहती है, इसके 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच 80% आबादी विश्व की रहती है। विश्व के 10% भूखंड पर 90% आबादी रहती है। ज़्यादातर आबादी जो है वो तटीय एरिया, सिंचाई के क्षेत्र, पेयजल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रहती है। और विश्व का वो भाग जहाँ धरातल जो है वो 500 मीटर तक की ऊंचाई रखता है, वहाँ लोग जो है वो ज़्यादा निवास करते हैं। इसके साथ हमने कल पढ़ा कि विश्व की वर्तमान आबादी जो है वो 2013 तक 7 अरब और आगे की जो है वो रीडिंग अपनी किताब के अनुसार जो है वो नहीं दी गई है। और फिर हमने जो है वो जनसंख्या और जनघनत्व के हिसाब से महाद्वीपीय क्रम को देखा था। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सबसे ज़्यादा आबादी एशिया महाद्वीप में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। और जनघनत्व को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व एशिया का 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशनिया पूरा का पूरा क्षेत्र जहाँ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका। तो ये सारी बातें जो है वो कल की क्लास में हमने पढ़ ली। आज की क्लास में जो है वो हम जनघनत्व जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अध्ययन करते हैं जनघनत्व का। तो जनघनत्व तो सभी जानते हो, प्रति वर्ग किलोमीटर की औसत आबादी को जो है वो जनघनत्व कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार के घनत्व के प्रकार दिए अपने, गणितीय घनत्व और जो अपना सामान्य जनघनत्व वो एक ही है। प्रति वर्ग किलोमीटर की औसत आबादी को ही जो है वो जनघनत्व कहते हैं, इसी को गणितीय घनत्व कहते हैं। तो गणितीय घनत्व आए तो जनघनत्व आए तो हमें जो है वो किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना। फिर आर्थिक घनत्व, किसी भी देश के जो कुल संसाधन और वहाँ की जनसंख्या का जो अनुपात है उसे कहते हैं आर्थिक घनत्व। देश के कुल संसाधन और वहाँ की जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है आर्थिक घनत्व। कायिक घनत्व, देश की कुल कृषि भूमि के क्षेत्र और आबादी के अनुपात को कहा जाता है कायिक घनत्व। कुल कृषि क्षेत्र और वहाँ निवास करने वाली आबादी का अनुपात जो है वो कहलाता है कायिक घनत्व। पोषण घनत्व, वहाँ की खाद्य फसलों का उत्पादन, खाद्य फसलों का मतलब गेहूँ, बाजरा जो है वो खाद्य फसलों में आती है। तो वो पोषण घनत्व का मतलब कि वहाँ खाद्य फसलों के उत्पादन का अनुपात और वहाँ की आबादी का अनुपात, दोनों के बीच का जो अनुपात है उसे कहा जाता है पोषण घनत्व। तो हमें गणितीय घनत्व पूछे तो प्रति वर्ग किलोमीटर की औसत आबादी जो है वो गणितीय घनत्व हो गया। आर्थिक घनत्व, वहाँ के कुल संसाधन और जनसंख्या का अनुपात आर्थिक घनत्व। कायिक घनत्व, कृषि क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात कायिक घनत्व। पोषण घनत्व, खाद्य फसलों के उत्पादन का अनुपात और वहाँ की आबादी का अनुपात जो है वो पोषण घनत्व कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का घनत्व पूछे हमें पता होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। हमने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक भी नहीं पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े कि जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो सेम ही है। तो हम एक का याद कर लेते हैं तो दूसरा जो है वो स्वतः ही हमें याद हो जाता है।
तो जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने जो है वो 3 भागों में बांटा है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 बड़े भागों में बांटा हमने, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अब भौगोलिक कारक में कौन कौन सी चीज़ें गिनी जाती है? जलवायु। अगर वहाँ की जलवायु लोगों के रहने के अनुकूल है तो वहाँ ज़्यादा घनत्व होगा। मृदा, वहाँ की माटी उपजाऊ होगी तो वहाँ जनघनत्व अधिक होगा। स्थलाकृति मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई का एरिया नहीं होगा, पर्वतीय एरिया नहीं होगा, गर्त का एरिया नहीं होगा, ज़्यादा खाई में कोई क्षेत्र नहीं होगा, तो वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जल, जहाँ जल की उपलब्धता अच्छी होगी वहाँ लोग जो है वो घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ ज़्यादा आबादी देखी जाएगी। तो भौगोलिक कारक में जलवायु अच्छी है तो वहाँ जनघनत्व बढ़िया होगा, मृदा अच्छी है तो वहाँ जनघनत्व ज़्यादा होगा, स्थलाकृति अगर वहाँ की सही है तो जनघनत्व वहाँ ज़्यादा होगा, और वहाँ जल की उपलब्धता है तो जनघनत्व ज़्यादा होगा। फिर आर्थिक कारकों में जैसे वहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता है, वहाँ खनिज संसाधन अच्छे हैं तो वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। नगरीकरण अगर वहाँ है, नगरों की स्थिति अच्छी है वहाँ तो वहाँ लोग निवास करेंगे। औद्योगिकरण, वहाँ उद्योग धंधे जो है वो स्थापित है तो वहाँ लोग जो है वो निवास करेंगे। तो जनघनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में वहाँ खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, रोजगार है, और भी कई कारण आर्थिक पक्ष में हमें गिना सकते हैं। इसके सामाजिक पक्ष में हम देखें तो वहाँ राजनीतिक स्थिरता है, वहाँ की राजनीति अच्छी है, वहाँ के नेताओं का कैरेक्टर अच्छा है, वहाँ के लोग कल्याणकारी सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट देती है तो वहाँ लोग जो है वो ज़्यादा निवास करेंगे। और समाज में एक दूसरे के पारस्परिक संबंध अगर अच्छे हैं तो वहाँ ज़्यादा लोग निवास करेंगे। तो ये सारे वो फैक्टर है जो जनघनत्व और जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आपको जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पूछे या जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछे, दोनों का उत्तर जो है वो अपना सेम ही होगा। अब मैंने दो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए लिखा है। इधर जो है वो जनघनत्व के विश्व में प्रकार की कहाँ अत्यधिक है, कहाँ अधिक है, कहाँ सामान्य है, कहाँ न्यून है, कहाँ जनघनत्व कम है। और इधर मैंने लिखा है जनसंख्या कि विश्व में कहाँ जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है, कहाँ सामान्य है, कहाँ विरल है, कहाँ अति न्यून है। तो एक तरफ मैंने विश्व में जनघनत्व कहाँ अधिक कहाँ कम है लिखा, और दूसरी तरफ जनसंख्या कहाँ अधिक है और कहाँ कम है लिखा है। जैसे जनसंख्या में मैंने लिखा है कि सघन जनसंख्या का क्षेत्र, फिर सामान्य जनसंख्या का क्षेत्र, फिर विरल जनसंख्या का क्षेत्र, फिर अति न्यून जनसंख्या का क्षेत्र। तो दो तो एकदम स्पष्ट है कि एक तो बहुत ज़्यादा का क्षेत्र होगा, एक बहुत कम का होगा, और बीच में जो है वो दोनों के बीच की स्थिति होगी। तो सघन जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? जहाँ पर हमने ऊपर जो लिखे हैं कारक कि अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो वहाँ लोग जो है वो ज़्यादा निवास करेंगे। ऐसी स्थितियाँ कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप के देशों में जो है वो इस प्रकार की स्थिति है, और पूर्वी यूरोप के देशों में जो है वो इस प्रकार की स्थिति है। तो ऐसे में वहाँ सघन जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति कहाँ है? जैसे उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ वर्ष भर जो है वो बर्फ जमी रहती है, ठंडा प्रदेश रहता है, वहाँ अत्यधिक शीत का प्रदेश है तो वहाँ लोग जो है वो कम निवास करेंगे। और इसके साथ जैसे भूमध्य रेखा है, वहाँ साल भर जो है वो गर्मी पड़ती है, कठोर जलवायु है, वहाँ जो है वो उष्णता ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो वहाँ भी लोग जो है वो कम निवास करेंगे। तो जहाँ इस प्रकार की कठोर जलवायु हमें जैसे ध्रुवों पर इस प्रकार की जलवायु देखी जाती है, जैसे विषुवत रेखा पर जो है वो उष्ण जलवायु देखी जाती है, तो इन क्षेत्रों में जो है वो अति न्यून आबादी जो है वो निवास करेगी। विरल आबादी अति न्यून के नज़दीक का जो क्षेत्र है, 5 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहाँ रहते हैं वहाँ जो है वो विरल आबादी का क्षेत्र होगा। और सामान्य आबादी के क्षेत्र में हमें पूछा जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र और खनिज प्रधान जहाँ की
आर्थिक नीति है, जहाँ की अर्थव्यवस्था खनिज प्रधान है, उन देशों में जो है वो सामान्य जनसंख्या देखी जाती है। तो हमें पूछा जाए कि सघन जनसंख्या कहाँ रहती है, तो सघन जनसंख्या एशिया और पूर्वी पश्चिमी यूरोप के देशों में रहती है। सामान्य कहाँ रहती है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और खनिज आधारित जहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ पर जो है वो सामान्य जनसंख्या निवास करती है। विरल आबादी अति न्यून के नज़दीक का जो क्षेत्र है वहाँ विरल आबादी निवास करती है, और अति न्यून बहुत कम आबादी कहाँ रहती है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के साथ विषुवत रेखा का जो अपना क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो आबादी विरल रहती है। तो ये बात हुई अपने जनसंख्या की कि जनसंख्या कहाँ पर सघन है, कहाँ पर सामान्य, कहाँ पर विरल है और कहाँ पर अति न्यून है। अब इधर लिखा है जनघनत्व। विश्व के जनघनत्व को 5 भागों में बांटा गया। एक अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र, दूसरा अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र, तीसरा सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र, चौथा न्यून जनघनत्व वाला क्षेत्र, पांचवा शून्य जनघनत्व वाला क्षेत्र। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जहां आबादी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है या इससे ज़्यादा की है, अत्यधिक के क्षेत्र होगा। अधिक वाला कौन सा होगा, जहां आबादी 100 से 250 के बीच की है वहां अधिक। सामान्य कौन सा होगा, जहां 10 से 100 व्यक्ति है वह सामान्य। न्यून कौन सा क्षेत्र है, जहां 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का वो न्यून क्षेत्र। और शून्य कहाँ का, तो जहां आबादी निवास नहीं करते वो शून्य क्षेत्र है। अब अधिक का निवास करेगी, जैसे हमने लिखा कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में और दक्षिण एशिया का मुख्य रूप से जो भाग है वो अत्यधिक आबादी वाले में ही आता है। यूरोपीय कंट्रियों का जो क्षेत्र है वो अधिक वाले में आ जाता है। फिर अपने उत्तरी अमेरिका का और का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है वो सामान्य जनसंख्या में ही आ जाता है। फिर शून्य, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का क्षेत्र जो है वो शून्य जनघनत्व में ही आएगा, और न्यून जनघनत्व का क्षेत्र जो है वो अपने विषुवत रेखा के जो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण तक जो है वो न्यून जनघनत्व देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो आज हमने तुलनात्मक रूप से जनसंख्या और जनघनत्व का अध्ययन किया। आगे इसी प्रकार से आपको जो है वो भूगोल के साथ अन्य विषयों की क्लासें जो है वो यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाती रहेगी। अपने अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।